हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। हम आज बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं। आज हम बताते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमको आज क्या क्या पढ़ना है। इसके पूरे टॉपिक्स को हम बता देता हूँ। बेसिक इकोनॉमी। नंबर 2 की बात करता हूँ, इकोनॉमिक प्लानिंग, या जिसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान, अर्थात आर्थिक नियोजन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और अगर हम तीसरे की बात करता हूँ, नेशनल इनकम, जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं, इन्फ्लेशन, या जिसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगर पांचवें टॉपिक की बात करता हूँ, बैंकिंग। और अगर हम वहीं छठवें टॉपिक की बात करें तो मैनकाटरी पॉलिसी, जिसको हम मौद्रिक नीति बोलते हैं। अगर हम वहीं सातवें टॉपिक की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट, जिसको हम वित्त बाजार बोलते हैं। और अगर हम आठवें टॉपिक की बात करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अर्थात विदेशी निवेश। अगर हम नौवें टॉपिक की बात करेंगे, पॉवर्टी, अर्थात गरीबी की बात करेंगे। और अगर हम 10वें टॉपिक की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थात बेरोजगारी। वहीं अगर हम 11वें टॉपिक की बात करेंगे तो बजट। और इसके बाद में हम 12वें टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, टैक्स सिस्टम, अर्थात कर प्रणाली की बात हम करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक के बेसिक इकोनॉमिक के बारे में। तो बिना देरी करते हुए आइए हम बात कर लेते हैं बेसिक इकोनॉमी के बारे में। हम बात करेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स, अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, इसको चाणक्य ने लिखा था। अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा था? तो उसको चाणक्य ने लिखा था। जो है किसने लिखा था अर्थशास्त्र को? तो चाणक्य ने लिखा था। इस पुस्तक में जो है आपको राजनीति का वर्णन मिलता है। यह कोई भी अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, इसमें राजनीति का वर्णन है। अगर हम वही बात करेंगे अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बनता है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है धन, और शास्त्र का अगर हम बात करेंगे, शास्त्र का अर्थ होता है अध्ययन। और आइए हम बात कर लेते हैं अभी अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिया, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है, इससे बना है। और अगर इस इकोनॉमिया की बात करेंगे, इसका जो अर्थ होता है वह होता है मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेज। क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेज। इकोनॉमिया का क्या अर्थ होता है? मैनेजमेंट ऑफ सोर्सेज, अर्थात संसाधनों का प्रबंधन। अभी हम बात कर लेते हैं कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में जो है एक बुक लिखी थी, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, अर्थात राज्यों की संपदा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। वैसे आप इसको याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछता है कि द वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो एडम स्मिथ को माना जाता है, और उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1776 में इस पुस्तक को लिखा था। इन्हें जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक, अगर आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो आपको बताना होगा कि एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं भी इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या होता है, तो जो इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। क्या होता है? अर्थव्यवस्था। और अगर हम वही बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स जो है यह एक विषय है, अर्थात एक सब्जेक्ट, अर्थात यह एक बुक है। इकोनॉमिक्स क्या है? यह एक बुक है। अगर हम इसी बुक, अर्थात इसी किताब का जो है कहीं हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, इस सिद्धांत को, जो इस किताब में जो सिद्धांत दिया गया है, अगर इसको हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू करेंगे तो वह क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को अगर किसी भौगोलिक क्षेत्र में लागू किए जाते हैं तो वहाँ की वह अर्थव्यवस्था बन जाती है। अभी हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसको? अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को हम क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अर्थात ये मान लीजिए कोई भी किताब है, उसमें जो लिखा है, अगर उसी को हम कहीं भौगोलिक क्षेत्र में प्रैक्टिकली यूज करेंगे तो वह क्या कहलाएगा? तो वह अर्थव्यवस्था कहलाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र जो है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भागों में किसने बांटा है? रेगनर फ्रिक्स ने। अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा है? रेगनर फ्रिक्स ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है
अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। और 2 भागों में किसने बांटा है? रेगनर फ्रिक्स ने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा है। अभी हम देख लेते हैं कि वो 2 भाग कौन कौन से हैं। तो इकोनॉमिक्स के जो 2 भाग हैं वो एक है माइक्रो इकोनॉमी और एक है माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक की अगर बात करेंगे तो इसका हिंदी में होता है अर्थ व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक की बात करेंगे इसका अर्थ होता है समष्टि अर्थशास्त्र। अभी हम बात कर लेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है इसके फादर जो है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमी अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक या पिता कौन कहे जाते हैं? तो आपको बताना होगा एडम स्मिथ। कौन? एडम स्मिथ को व्यष्टि शास्त्र का पिता कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि शास्त्र अर्थात माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो माने होता है छोटा। आप सुने भी होंगे कि आजकल की जो मोबाइल्स आ रही हैं उसमें माइक्रो सिम कार्ड लगता है, अभी तो नैनो आने लगा है। तो आप जान सकते हैं ऐसे कि माइक्रो माने होता है छोटा। तो इसमें व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष कंपनी का जो बहुत विशाल क्षेत्र में इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे किसी व्यक्ति की आय या किसी कंपनी की आय, तो ये सभी छोटे स्तर पे हैं। तो उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? किसी व्यक्ति या कंपनी की आय का अध्ययन किया जाता है। अगर हम वही बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमी की, माइक्रो का मतलब होता है समष्टि, अर्थात समष्टि माने होता है विशाल, समष्टि माने सब। तो इसके अंतर्गत जो है, और अगर इसके हम फादर की बात करेंगे तो जे.एम. कीन्स को माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो जे.एम. कीन्स को कहा जाता है। अगर हम वही बात करेंगे इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर एग्जाम्पल से आप देखेंगे समझ जाएंगे, राष्ट्रीय आय जैसे या किसी एक देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन करोगे तो वह किसके अंतर्गत आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, अर्थात माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। जैसे बेरोजगारी किसी एक विशेष व्यक्ति की बात नहीं चल रही, यहाँ पे पूरे देश में या पूरे विश्व में बेरोजगारी होती है। तो जो बहुत विशाल स्तर पर होता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। मुद्रास्फीति, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की, कि इकोनॉमिक्स के कितने प्रकार होते हैं, इकोनॉमिक्स के अर्थात अर्थव्यवस्था के प्रकार। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे नियंत्रण के आधार पर। अर्थव्यवस्था के प्रकार में सबसे पहले हम बात करेंगे नियंत्रण के आधार पर। किसके आधार पर? नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो हम सबसे पहले बता दें आपको कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था अगर आप देखेंगे तो पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और अगर दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा अगर हम बात करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करेंगे नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है, तो नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अभी आइए हम बात करेंगे सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे हम कहते हैं? इसको हम बाजार या उदारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाजार या उदारवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और अगर हम बता दें आपको कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है एडम स्मिथ के लेजिस फेयर सिद्धांत अर्थात हस्तक्षेप नीति सिद्धांत पर आधारित है। किस पर है? लेजिस फेयर सिद्धांत पर आधारित है, हस्तक्षेप नीति पर आधारित है। अगर हम ही बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उत्पादन की, तो इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। किसका होता है अधिकार? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। और अगर हम आपको बता दें जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इस पर किसका अधिकार होता है? निजी क्षेत्र का अधिकार होता है। इसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है अधिक लाभ कमाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका मेन जो कार्य होता है या मेन उद्देश्य जो होता है वह होता है कि अधिक लाभ कमाना, चाहे जिसे भी हम बस केवल लाभ ही लाभ कमाएंगे, नुकसान ना होने पाए। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू है, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, यहाँ सब कौन सी अर्थव्यवस्था लागू की गई है? यहाँ सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
लागू है, अर्थात बाजार या उदारवादी अर्थव्यवस्था जिसको हम बोलते हैं। अभी हम आइए बात करेंगे दूसरे अर्थव्यवस्था की। दूसरा कौन सा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम बोल देते हैं राज्य अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम आपसे बात करेंगे तो जो इसके उत्पादन के साधन हैं इस पर सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था पर इसका अधिकार होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होता है। अगर हम वहीं उसके उद्देश्य की बात करेंगे तो इस पर जो है जो इसका उद्देश्य होता है, इसका जो उद्देश्य होता है वह जनता का कल्याण होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है जनता का कल्याण करना, अर्थात इसमें मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वह समाज का कल्याण होता है। भले ही सरकार 2 रुपये कम कमाए, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जनता का कल्याण करना। वहीं अगर हम इसके विचार की बात करेंगे कि इसका विचार कौन किया था या इसके प्रतिपादक कौन है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, रूस, इसका जो मेन है, रूस में जो है वह समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू है। अभी हम आइए बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको हम बता दें समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो प्राइस होता है, प्राइस जो होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है वह निजी क्षेत्र का होता है और यह बाजार तंत्र पर आधारित होता है। इसमें केवल क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में? केवल इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और अगर हम वही समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसमें जो होता है वह सरकार की हस्तक्षेप होती है, अर्थात सरकार जो चाहेगा वही होगा। लेकिन अगर पूंजीवादी की बात करेंगे तो पूंजीवादी में जो होता है यहाँ पर बाजार, अर्थात लोग अपना माल अपने हिसाब से बेचते हैं। अगर कोई कह दिया हम 10 रुपये में बेचेंगे तो 10 रुपये में बेचेगा, लेकिन वहीं सरकार, अगर समाजवादी की बात करेंगे, सरकार अपने हिसाब से जनता के फायदे के हिसाब से वह रेट तय करती है। आइए भी हम बात कर लेते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था की। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होता है यह सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है, सभी चीज़ों पर सरकार का नियंत्रण होता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो चीन और उत्तर कोरिया जो है यहाँ पर साम्यवादी अर्थव्यवस्था लागू है, अर्थात जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था होती है वह जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा कड़ी होती है, अर्थात यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वह सरकार का ही नियंत्रण होता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि अपने भारत में लागू है। क्या है? अपने भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है? तो अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है इसमें जो है साथियों या दोस्तों, इसमें जो है पूंजी प्लस समाजवादी, इसमें जो है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था दोनों की क्या पाई जाती हैं? विशेषताएं पाई जाती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर वहीं हम इसके विचार की बात करेंगे तो J.M. कीन्स ने दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो विचार है उसको किसने दिया था? तो J.M. कीन्स ने इसको दिया था। किसने दिया था? J.M. कीन्स ने दिया था। अगर हम बात करेंगे इसमें उत्पादन के साधन पर जो है साथियों, उत्पादन के साधन पर किसका जो है होता है? तो इसमें होता है सरकार का और निजी क्षेत्र का, दोनों का अधिकार होता है। अर्थात उत्पादन की जो साधन होते हैं उसमें सरकार भी और निजी क्षेत्र दोनों का सह-अस्तित्व पाया जाता है, दोनों का सह-अस्तित्व पाया जाता है। अर्थात जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है यह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण होता है और इसमें बाजार पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र का भी नियंत्रण होता है। सरकार का नियंत्रण इसलिए होता है इसमें कि जिससे कि बहुत ज़्यादा दाम ना बढ़ने पाए और निजी क्षेत्र अपने हिसाब से उसमें कार्य करता है। जैसे आप देख सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल की बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो हमने आपको बताया था भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है? मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। हम अभी बात कर लेते हैं मूल्यों के नियंत्रण की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में मूल्यों का जो नियंत्रण करता है वह सरकार और निजी सेक्टर दोनों तय करते हैं, जिससे कि ज़्यादा महंगाई ना बढ़ सके। अभी हम आइए बात कर लेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की बात हम करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण की बात करते हैं तो पहला जो भारतीय अर्थव्यवस्था का लक्षण है
वह निम्न प्रति व्यक्ति आय है। भारत में जो सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, लोगों की जो आय है वह बहुत ही कम है, निम्न प्रति व्यक्ति आय है। अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। अधिकांश लोग किस क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और उत्खनन से संबंधित कार्य आते हैं। हम आपको बताते हैं 51% लोग, आप जान सकते हैं टोटल 100% होता है, जिसमें से 51% लोग किसमें लगे हैं, तो 51% लोग प्राथमिक क्षेत्र अर्थात किसी क्षेत्र से संबंधित कार्य कर रहे हैं, कृषि उत्खनन इत्यादि से। और अगर हम आपको बता दें, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, भारत को इसलिए कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 51% लोग कृषि और उससे संबंधित व्यवसायों में लगे हुए हैं। अभी हम ये बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जनसंख्या का दबाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत की आप जानते हैं विश्व की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत पाई जाती है, क्योंकि उसका कारण क्या है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर, और दूसरी बात क्या है, जनसंख्या भी ज़्यादा है और ऊपर से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वह वही विकासशील है, विकसित तो हुई नहीं है, इसलिए इस पर जो है बेरोजगारी का मार झेल रहा है। अगर हम छठवें पॉइंट की बात करेंगे, पर्याप्त पूंजी का अभाव पाया जाता है। भारत में जो अर्थव्यवस्था के लक्षण हैं उसमें से क्या है, पर्याप्त पूंजी का अभाव मुख्य है। अगर हम वही बात करेंगे तकनीकी पिछड़ापन, भारत आप जानते हैं अभी भी कहीं कहीं आप देख लेंगे बैलों से अभी भी जुताई होती है, तो ये सभी इसके पिछड़ेपन होने का कारण है। अभी आइए हम बात कर लेंगे विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। विदेशी संबंधों के आधार पर, किसके आधार पर, विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है ओपन इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है क्लोज इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था, और दूसरा होता है क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसको हम बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। हम अभी आइए जान लेते हैं ओपन इकोनॉमी अर्थात खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। इसमें जो है आयात निर्यात होता है, विदेशों में निवेश होता है, और इसका जो है उदाहरण जो है लगभग सभी देश हैं। अभी हम आपको बता दें क्लोज्ड इकोनॉमी की खुली अर्थव्यवस्था लगभग सभी देशों में पाई जाती है। वहीं अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो इसमें जो है आयात निर्यात नहीं होता, अर्थात किसी एक देश से दूसरे देश में ना ही आयात किया जाता है और ना ही निर्यात किया जाता है। विदेशी निवेश ना हो जहाँ पर, वहाँ पे कौन सा होता है, बंद अर्थव्यवस्था होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसका एकमात्र एग्जाम्पल कौन सा है, उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया जो है ना या किसी देश से कुछ आयात करता है और ना ही किसी देश में कुछ निर्यात करता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, प्रमुख 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रमुख कितने क्षेत्र माने जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख 3 क्षेत्र माने जाते हैं, बाकी और भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कितने क्षेत्र माने जाते हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने जाते हैं। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसके अंतर्गत कृषि और उससे संबंधित कार्य होते हैं, और द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे जिसमें विनिर्माण का कार्य किया जाता है। और अगर हम वहीं तृतीयक क्षेत्र की बात करेंगे, तृतीयक क्षेत्र की, जिसमें सेवा क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं। आइए हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र जो है यह संपूर्ण GDP का 17% जो है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगर हम वहीं बात करेंगे इसमें लोगों को रोजगार कितना देता है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र जो है 51% लोगों को रोजगार देता है। अगर हम वहीं बात करेंगे प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन इसमें किया जाता है, अर्थात जो प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें किससे संबंधित कार्य होता है, प्राकृतिक संसाधन, अर्थात जैसे कृषि क्षेत्र या उससे संबंधित कार्य जो भी होते हैं, जैसे कृषि, वन, पशुपालन, खनन और उत्खनन, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अभी हम ये बात कर लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, जिसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को कच्चे माल के रूप में लिया जाता है। जैसे आपको हम बता दें कि यहाँ से मान लीजिए भी गेहूँ, जौ, आटा कुछ भी मान लीजिए लिया गया, और उसके बाद में वहाँ से वो ले जाकर यहाँ पे ब्रेड तैयार कर दिए,
तो जो ब्रेड तैयार किए ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लेकिन जो यहाँ से आटा या जो जिससे भी बनता है ब्रेड, तो वो जो ले गए यहाँ से, यहाँ तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत था, लेकिन फिर यहाँ से ले जाके उसको जो है कंपनी में बनाया गया, फिर वहाँ से जब वो निकला ब्रेड बनकर, तो वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो ब्रेड किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं गन्ना, गन्ने को खरीदा गया किसी मिल में, फिर इसको ले जाके फिर वहाँ पे चीनी बनाया गया। तो जहाँ पे चीनी बनाया गया, जैसे वह चीनी बन गया तुरंत वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन यहाँ पे किसके अंतर्गत था? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत था। क्या? गन्ना। गन्ना जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और वह जब जाके चीनी बन जाता है तो वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अभी हम आइए बात कर लेते हैं पहले इसके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे आप देखते हैं यहाँ गेहूँ, गेहूँ से जैसे ब्रेड बनाया गया, तो ब्रेड किसके अंतर्गत आ जाता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। अगर हम इसकी बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्र की, तो GDP का 19% देता है, और अगर हम इसके रोजगार की बात करेंगे तो 22% रोजगार इससे मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक रोजगार हमें किस क्षेत्र से मिलता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र से, अर्थात कृषि क्षेत्र से सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है। कितना? 51% लोगों को रोजगार मिलता है। अभी आइए हम बात करेंगे सबसे पहले, और अगर वहीं द्वितीयक क्षेत्र की बात करेंगे तो इससे मात्र 22% रोजगार मिलता है। अभी आइए हम बात कर लेते हैं द्वितीयक क्षेत्र के एग्जाम्पल की। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में आने वाले निर्माण कार्य होते हैं, जैसे अस्पताल हुआ, पार्क हुआ, सड़क हुआ, भवन हुआ, विनिर्माण कार्य से कपास से जैसे कपड़ा बन जाता है, लोहा से जैसे कार बन जाता है, आलू से जैसे चिप्स बन जाता है। तो ये सभी तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जैसे कपास हुआ, लोहा हुआ, आलू हुआ। लेकिन जब कपास को ले जाके वहाँ से फिर कपास को, मान लीजिए कपास है, कपास को उठाए और ले जाके इसको कपड़ा बना दिए कंपनी में, और फिर उसके बाद वह जब बिकने आ गया तो क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत पहुँच गया। वही लोहा है, लोहा से जब हम कार बना देंगे तो यह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। आलू आप जानते ही हैं खेतों में होता है, और उससे जब चिप्स बना के बेचा जाता है तो क्या हो जाता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत जैसे क्या आता है? विद्युत आता है, जल आता है, एवं गैस की आपूर्ति, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम वहीं बात करेंगे तृतीयक क्षेत्र की, जिसको हम सेवा क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र बोलते हैं। GDP का सबसे ज़्यादा योगदान जो है किसका है? तो वह तृतीयक क्षेत्र का होता है। 54% जो है GDP का कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होता है। और जो तृतीयक क्षेत्र होता है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। किसको सेवा प्रदान करता है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को क्या करता है? सेवा प्रदान करने का काम करता है। कौन? तृतीयक क्षेत्र। और सबसे ज़्यादा जो है GDP का योगदान किसका है? तो 54% योगदान है किसका? तृतीयक क्षेत्र का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है। और अगर हम इसकी बात करेंगे रोजगार की, तो यह 27% लोगों को रोजगार देता है। अर्थात सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा देता है? तो प्राथमिक क्षेत्र देता है। उसके बाद रोजगार कौन देता है? तृतीयक क्षेत्र देता है। उसके बाद रोजगार कौन देता है? तो वह द्वितीयक क्षेत्र देता है। तो आप देख सकते हैं इसे 1, 3, 2। और अगर हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है परिवहन, बैंकिंग, होटल, शिक्षा, पर्यटन, मनोरंजन और व्यापार। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। परिवहन, बैंकिंग, होटल, शिक्षा, पर्यटन, ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। अभी आइए हम बात करेंगे फिर इसके बाद में हम आपको बता दें, हमने आपको बताया था कि प्रमुख रूप से अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र हैं, और वैसे फिर 5 क्षेत्र के अंतर्गत विभाजित किया गया है। जैसे हम बात करेंगे अभी चौथे क्षेत्र की, जिसको हम क्वार्टरनरी सेक्टर बोलते हैं, और इसमें जो है बौद्धिक गतिविधियों को रखा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसे कि सूचना और प्रौद्योगिकी जिसको हम बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी चतुर्थ के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बता दें आपको पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, जिसको हम क्वाइनरी क्षेत्र बोलते हैं, क्वाइनरी सेक्टर, तो यह जो है अर्थव्यवस्था या समाज के उच्च निर्णय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि मीडिया किसके अंतर्गत आता है? तो पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा
कि मीडिया को किस सेक्टर के अंतर्गत रखा गया है, तो वहाँ पंचम क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। जैसे विज्ञान हुआ, विश्वविद्यालय हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम आपको ऐसे बता दें एक बात, जैसे कि हम आपको यहाँ से पढ़ा रहे हैं डिजिटली तौर पर, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो आपसे अगर कोई पूछ ले तो ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अर्थात सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भी आइए हम बात करेंगे। बस दोस्तों, आज की इस क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई सलाह देना है तो कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह ज़रूर दे सकते हैं, और आपके सजेशन को ध्यान में दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।